बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11, ठीक है। और विषय रहेगा आपका हिंदी एक्चिंग, जिसका कोड है 002। तो इस सैंपल पेपर को हम विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं, जो कि आपका टर्म 2 2021-22 के लिए होने वाला है। बच्चों, आपके दो हिंदी के सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। और यह है आपका आज एक और, यानी कि टोटल आपके 3 सैंपल पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज के सैंपल पेपर को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हैं टाइमिंग है 2 घंटे की आपकी, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40, ठीक है। 9 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, 2 खंडों में ये विभाजित है। तो सबसे पहले हम खंड 1 की बात करते हैं। खंड क। खंड क में देखिए आपका इसका नाम है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी कि अव्यक्ति माध्यम, लेटर्स, दृश्य लेखन, प्रतिवेदन, कार्यसूची, कार्यव्रत, ये सभी इसमें दिया जाएगा। तो 17 मार्क्स का आपका ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित दिए गए दो शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर आपको क्या लिखना है? दृश्य लेखन लिखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार का दृश्य, फिर है सरकारी ऑफिस का एक दिन। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक पे आपको लिख के बताएंगे और दूसरे पे आप इजीली उसे समझ जाएंगे। तो एक देखिए यहाँ पे 4 मार्क्स का आपका दृश्य लेखन है, ठीक है। तो दृश्य लेखन को हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपको उसे अपने आप महसूस करके लिखना है। यानी कि मान लीजिए साप्ताहिक बाजार है, साप्ताहिक बाजार यानी कि दिन के एक दिन का, चाहे मान लीजिए वो सोम बाजार हो सकता है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये बाजार हो सकते हैं। अब बाजार में सबसे पहले तो बाजार कब लगता है इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, वहां पे दुकानें खोली जाती हैं, कौन कौन सी दुकानें होती है इसके बारे में बताएंगे। आप महिलाओं के बारे में बता सकते हैं, पुरुषों के बारे में बता सकते हैं, वहां क्या क्या मिलता है इसके बारे में, सब्जी मंडी के बारे में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो की है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इन्हीं की को हम एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि हमारे क्षेत्र में प्रत्येक सोमवार को बाजार लगता है, ठीक है। हमारे क्षेत्र में प्रत्येक सोमवार को बाजार लगता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? सोम बाजार, ठीक है। उसके बाद इस बाजार में जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो बड़ी दूर दूर से आते हैं अपनी दुकानें लगाने के लिए। और जो बाजार है वो लगभग दोपहर के बाद लगना शुरू भी हो जाता है। करीब 4 बजे के बाद जो मोहल्ले के लोग हैं वो सोम बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। अब आते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पे महिलाओं का पॉइंट आ गया, सोम बाजार और दुकानदार, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आता है महिलाओं का पॉइंट। तो महिलाओं के लिए बाजार काफी खास लोकप्रिय था। दुकानदार जैसे ही अपनी दुकानें लगाने लगते थे, वैसे ही जो महिलाएं थी, जो उनकी जो सखी सहेलियां हैं, वो इस बाजार की चर्चा करना शुरू कर देती थी। आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो बच्चे थे वो भी बाजार में जाते थे, वो भी दुकानदार को देख के काफी अच्छा महसूस करते थे कि आज हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ खाने को मिलेगा, ये भी देख सकते हैं। जो महिलाएं थी वो कुछ तो घर का जरूरी सामान लेने के लिए जाती थी, और कुछ तो ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ घूमने की इच्छा से चली जाती थी। दरअसल जो महिलाएं थी उनका इस बाजार के संबंध में एक अच्छी मानसिकता ये थी कि यहाँ पर सस्ती और अच्छी चीजें मिल जाती हैं, और अगर खराब भी निकल जाए तो आप उसे अगले सप्ताह बदल भी सकते थे, ठीक है। और इस बाजार में हर तरह का सामान मिलता था, चाहे सब्जी हो, चाहे रेडीमेड हो, गारमेंट्स हो, या फिर सुई से लेकर धागा तक, हर एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। यहाँ पे एक गली थी जिसमें सब्जी मंडी भी लगती थी, जहाँ से आप सब्जी वगैरह खरीद सकते थे। क्योंकि ये बाजार सस्ता था, तो इसलिए यहाँ पर जो आमतौर पर गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, वो यहाँ पर ज्यादा आया करते थे, ठीक है। अब मजदूरों की बात आ गई, तो दिन व दिहाड़ी मजदूर जो थे वो चाहे पूरे हफ्ते मालिक से पैसे ले या न ले, लेकिन सोमवार के दिन जरूर मांगते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पूरे एक सप्ताह के लिए सब्जियां खरीदनी होती थी। इस बाजार का फायदा ये तो अवश्य हुआ कि इसके भरोसे जो वहां के लोग थे, उस बाजार के आसपास के जो लोग थे गांव के, उन्हें उनके खाने पहनने और इस्तेमाल की सभी जरूरतों की जो चीजें थी वो आसानी से उन्हें मिल जाया करती थी, ठीक है। तो सिंपल सा दृश्य लेकर आप इस तरह से लिख देंगे। आगे आप सभी को समझ में, हमने जो जो देखा है बस उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया शब्दों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में पूछा गया बच्चों, दो लेटर हैं हमारे। एक है कि दिल्ली जल बोर्ड में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रिक्त है, अपनी योग्यता को उल्लेख करते हुए आपको आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में है कि विद्यालय स्तर पर सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करने के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने राज्य के सचिव को पत्र लिखकर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य का अनुरोध करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जल बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो एड्रेस लिखेंगे, परीक्षा भवन काकागा रोड नई दिल्ली, ये मैंने डाल दिया कोड। अब देखिए बच्चों एक चीज, जो लेटर होता है, ठीक है, आवेदन लेटर यानी कि कह सकते हैं कि नौकरी वाला लेटर, तो इसमें क्या होता है कि आप कोई जो एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, जो एड होता है उसी को देखते हैं तभी आप रिप्लाई करते हैं। और जो एड की डेट है, ठीक है, उस डेट के बाद ही आप डालेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे।
तो मान लीजिए एक डेट है 27 फरवरी 2022, इसको क्या हुआ कि ये जो एडवर्टीजमेंट था वो पब्लिश किया गया, तो यहाँ पे जो आप डेट डालेंगे वो उसके बाद की डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 25 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 28, 27 से 28 कर दिया मैंने, ठीक है, यानी कि 27 को पब्लिश हुआ, 28 को मैंने डेट डाल दी। तो यहाँ पे डेट डाल दी हमने, ये आप नीचे भी डालेंगे ऊपर भी डालेंगे। प्रति प्रबंधक दिल्ली जल बोर्ड नई दिल्ली, ये कम। अब विषय आया तो विषय में लिखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र, सिंपल सा कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन तो आप ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 27 फरवरी 2022 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करता हूं कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा से करूंगा। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना स्वविरत संलग्न कर रहा हूं। अब देखिए ये एक छोटा सा क्या है, फॉर्मेट है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए आपको क्या करना है, डेट आप कोई सी भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो आपको चेंज करना है इन 4 लाइनों में, ठीक है, इन चार लाइनों में आपको जो चेंज करना वो है सिर्फ ये टॉपिक। दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली विद्युत बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और भी कोई जैसे कि मान लीजिए एमसीडी में कर्मचारी के लिए है तो वो भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, जो टॉपिक है बस आपको वो यहाँ पे लिख देना है, और जो डेट है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा मार्क्स, 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है आगे, जब हमने लिख दिया कि संलग्न करने तो भव दिया, अब संलग्न किया यानी कि अब आप इसमें क्या क्या लगाने वाले, तो मैं अपना स्वविरत लगाऊंगा यानी कि जो रिज्यूम है, उसके बाद शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण जो पत्र है उनकी प्रतिलिपियां लगाऊंगा, और साथ ही साथ पासपोर्ट आकार की फोटो लगाऊंगा। तो स्वविरत सबसे पहले, तो स्वविरत में देखिए क्या लिखेंगे, अपना नाम लिख देंगे हम, पिता का नाम, जन्म तिथि और स्थायी पता, ये 4 चीजें हम लिखेंगे किसके अंदर, स्वविरत के अंदर। अब इसी के बाद अब आती है हमारी शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता बच्चों आप यहाँ से इसको पूरा आसानी से कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको इजीली याद कर सकते हैं। कैसे, 10वीं कक्षा मैंने सीबीएसई से की है 2015 में 80%, 12वीं कक्षा मैंने सीबीएसई से की है 2017 में 90%, हिंदी ऑनर्स से मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से की है 3 साल में 70%, और कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है मैंने 1 साल का है, ठीक है, 95%। उसके बाद अब आती है कुछ अन्य योग्यताएं। अब देखिए अन्य योग्यताओं में आप चाहें तो इसमें बहुत सी डाल सकते हैं, जैसे कि अन्य योग्यताएं, मुझे टीम वर्क मैनेजमेंट आता है कि मैं एक टीम को लेकर साथ में अच्छा मतलब काम कर सकता हूँ। पर्यावरण परामर्शदाता यानी कि इन्वायरमेंट में अगर कुछ खराबी होती है, जल प्रदूषण वगैरह, इसको रोकने के लिए मैं अच्छा एक कंसल्टेंट हूँ, मैं एक अच्छा एक परामर्शदाता भी हूँ, ठीक है। कार्य अनुभव, मैंने उत्तरी दिल्ली जल बोर्ड जो है वहां पर 5 साल तक कार्य भी किया है। उपलब्धियां की बात करें तो मुझे राज्य स्तर पर 2016 में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। कविता लेखन में 2018 में साहित्य अकादमी के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। उसके बाद अभिरुचि यानी कि आपकी इन सभी के अलावा और क्या क्या रुचि है, तो मुझे संगीत अच्छा लगता है, मुझे योगा अभ्यास करना अच्छा लगता है, मुझे थिएटर अच्छा लगता है, मुझे नाटक मंचन अच्छा लगता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मुझे गाने सुनने अच्छे लगते हैं, तो वो तो संगीत के अंदर आ गया। आपको भाषा कौन कौन सी आती है, तो मुझे हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, पंजाबी आती है। अब आपको 2 संपर्क व्यक्ति, ये तो आपको जरूर लिखना है, ठीक है, मुख्य अधिकारी जल बोर्ड और उत्तरी दिल्ली तथा प्रबंधक का खगा बैंक दिल्ली, और डेट लिख देंगे हम जो हमने ऊपर डाली थी वही वाली। अब देखिए इसमें से जो आपके लिए मैंडेटरी चीज है वो कौन कौन सी है, एक तो लिखेंगे अन्य योग्यताएं, कार्य अनुभव, उपलब्धियां नहीं भी लिखते तो भी चल जाएगा, अभिरुचियां नहीं भी लिखते तो भी चल जाएगा, लेकिन और बाकी की ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। अगर आप ये उपलब्धियां और अभिरुचियां लिख देते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि थोड़ा अच्छा लगेगा टीचर को देखने। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, अपना एक आवेदन पत्र तैयार कर दिया। तो आवेदन पत्र इजीली आपको समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था हमारा, एक सेकेंड, हाँ आपको क्या करना है, हाँ राज्य के आपके सचिव को पत्र लिखना है सैनिक शिक्षा के लिए। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे, ये रहा हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, परीक्षा भवन, ठीक है, नई दिल्ली, डेट ले ली मैंने 20 जनवरी 2021, प्रति शिक्षा सचिव दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली 11009199। अब विषय मेरा क्या है, विद्यालय स्तर पर सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करने के संदर्भ में, ये क्या है, ये मेरा विषय है।
तो अब इसी विषय पर हम लिखेंगे पत्र। तो महोदय या फिर महोदय, आप कुछ भी कर सकते हैं, महोदय या फिर महोदया, महोदय या फिर महोदया। निवेदन यह है कि आज के आधुनिक युग में जहां चारों ओर मानव विकास चाहता है, वहीं वह स्वयं सुविधा संपन्न भी बनना चाहता है, चाहे प्रकृति का हनन करके हो या फिर नई वैज्ञानिक खोज करके। आज दुनिया के सभी देश में एक दूसरे से होड़ लगी हुई है हथियारों के प्रति, जिसके परिणामस्वरूप देश की आंतरिक और बाहरी सीमा पर रोज एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, जिसका सामना हमारे सैनिक को ही करना पड़ता है। अतः देश के प्रति कर्तव्य बोध प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए, और इसके लिए विद्यालयों में कम से कम उच्च माध्यमिक स्तर पर सैनिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी जाए। ठीक है, टॉपिक आपने बता दिया। अब उसके संदर्भ में कुछ और बात है। सैनिक शिक्षा से विद्यार्थियों में एक जिम्मेदारी का भाव आएगा, और वे सैनिकों के त्याग, बलिदान, देश प्रेम इसको समझ पाएंगे, और देश में आई किसी भी संकटकालीन स्थिति में निपट पाने में सरकार व आम नागरिकों की सहायता भी करेंगे। अब आपने बता दिया। उसके बाद सबसे जो हम कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो अतः मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप उच्च माध्यमिक स्तर पर सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने के विषय में विचार करेंगे, जिससे देश को उच्च कोटि के जो सैनिक है वो प्रदान होंगे। अब एक चीज आप बताइए कि अगर आपको विद्यालय से ही सैनिक शिक्षा के बारे में बताया जाए, तो सिंपल सी बात है भाई, आपका जो देश के प्रति प्रेम है वो बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, भवदीय और अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे किसका नाम आएगा? आपका नाम आएगा, चाहे राहुल, श्याम वगैरह जो भी है आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों के दोनों। एक सेकंड, हाँ ये है आपके दो क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में हमसे पूछा गया बच्चों, विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य ने एक समिति का गठन किया। जांच एवं अध्ययन के पश्चात समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो हमें किसके ऊपर लिखना है? शैक्षिक विकास और उन्नति, इसके ऊपर हमें एक प्रतिवेदन तैयार करना है। ठीक है, 3 मार्क्स का है। अथवा में है कि सर्वोदय विद्यालय अशोक विहार में 20 सितंबर 2021 को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन समिति की बैठक संपन्न हुई। उसमें जिन समितियों पर चर्चा हुई, जो निर्णय लिए गए, उसका एक कार्यव्रत, देखिए प्रतिवेदन है, एक है कार्यव्रत। तो कार्यव्रत और प्रतिवेदन ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने। तो अब हम पहले समझते हैं प्रतिवेदन के बारे में। तो प्रतिवेदन हमारा का वाला सबसे पहला है कि विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए 21 मार्च 2022 को, ठीक है, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री श्याम जी ने एक समिति का गठन किया था। अब इस समिति में कई सारे लोग थे। देखिए, जो भी समिति हो, चाहे कार्यव्रत हो, प्रतिवेदन हो, इसमें आपको 5 से 6 लोगों के नाम लिखने ही होंगे। आपने देखा होगा, मैं जितने भी सैंपल पेपर लाता हूँ उसमें मैं 4 से 5 नाम जो है वो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। श्रीमती मोहिनी देवी, प्रीति देवी, कृष्णा कुमार, राहुल कुमार, शिवम कुमार, ये नाम मैं सभी में रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल नाम है, ये सभी के बेसिकली जो आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों के ऐसे नाम भी होते हैं। तो ताकि बच्चे जो उनका इंटरेस्ट बना दे, इसलिए ऐसे नाम में रखता हूँ। ठीक है, तो पहले सचिव, सदस्य, उसके बाद फिर सदस्य और ये बाकी के सदस्य। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गए सदस्य। उसके बाद क्या हुआ? समिति ने इस दिशा में अध्ययन किया कि वर्तमान में विद्यालय का जो विकास है, विद्यालय की जो उन्नति है, वो गति नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए थी। तो अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करके इसे सुधारा जा सकता है। कौन से क्षेत्र में कार्य करके? तो देखो भाई, सबसे पहले तो नैतिक शिक्षा के वर्धन के लिए प्रार्थना सभा एवं सदन व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाए। यानी कि नैतिक शिक्षा की हमें अगर बच्चों के अंदर लानी है तो हमें प्रार्थना सभा और सदन व्यवस्था को बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। विद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी कि पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, ये सभी जो है हमें उचित व्यवस्था इसकी करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय के मतलब जो हमारे विद्यालय हैं उनमें एक पुस्तकालय होना चाहिए, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा कक्ष होने चाहिए। ठीक है, और जो कक्षा है, जो क्लासेस है, उनमें विद्यार्थियों के अनुरूप पुस्तकें और खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। बच्चों को उनका समुचित उपयोग कैसे करें ये समझाया जाना चाहिए। विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो लोग बच्चे हैं वो अच्छे से उनका स्कूल आने में मन भी लगा रहे। परंतु जो शिक्षक हैं उनकी कमी ने इसे अवरुद्ध कर दिया है, अर्थात शीघ्र अतिशीघ्र जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। छात्रों के विकास के लिए हमें उनके माता पिता से संपर्क करना चाहिए कि बच्चा जो है वो घर में कैसी उन्नति कर रहा है, तो हम उसे स्कूल में इस तरह से पढ़ाएं। और सबसे आखिरी पॉइंट, हम प्रत्येक 3 माह के पश्चात उपयुक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा करें।
उसके बाद सभी ने निर्णय मान लिया, फिर लिख देंगे डेट। हस्ताक्षर सबसे पहले तो सचिव और बाकी के फिर जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर। जितने नाम डालेंगे उतने ही आपको यहाँ पे हस्ताक्षर भी करने होंगे। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन में आपको क्या याद रखना है कि सिंपल सा है, देखो भाई कि जो टॉपिक है वो टॉपिक आपने डाल दिया, ये यहाँ से टॉपिक डाल दिया। उसके बाद जो सदस्य हैं, ये आप सदस्य के नाम चाहें तो ये पूरे के पूरे एडिटिक कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अब टॉपिक से संबंधित जो सुझाव होंगे वो सुझाव तो आपको खुद ही बना के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक लाइन जो कौन सी लिखनी है आपको, प्रत्येक 3 माह के पश्चात हम उपयुक्त सुझावों की समीक्षा करेंगे, देन लास्ट में एक डेट और हस्ताक्षर। हो गया आपका प्रतिवेदन तैयार। अब बात कर लेते हैं कार्यव्रत की। तो कार्यव्रत के संबंध में देखिए, सर्वोदय विद्यालय अशोक विहार नई दिल्ली की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन समिति की बैठक का कार्यव्रत, ये तो हो गया हमारा टॉपिक। अब देखिए, विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में दिनांक 20 सितंबर 2021 को प्रातः 10 बजे वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित एक बैठक संपन्न हुई। इसमें जो लोग थे उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अब देखिए शारीरिक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्या है कि खेल कूद, ठीक है, वार्षिक खेल कूद की प्रतियोगिता। तो जब खेल कूद की प्रतियोगिता आ रही है तो आपको शारीरिक शिक्षक के बारे में जरूर लिखना है, एसएमसी जो मेंबर्स हैं उनके बारे में भी लिखना है। अब मान लीजिए आपका टॉपिक है हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस है, तो एक तो प्रधानाचार्य लिख दिया। अब जो दूसरा नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए राधा देवी जी, तो ये शारीरिक नहीं बल्कि हिंदी शिक्षिका होंगी, क्योंकि जो टॉपिक है आपका उस टॉपिक के संबंधित स्कूल में कोई ना कोई टीचर तो होगा ही, तो उस टीचर का नाम आप सेकंड नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद इसमें चाहे तो आप एसएमसी, जब भी कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो उसमें आप एसएमसी सदस्य को भी ला सकते हैं, हिंदी दिवस है उसमें एसएमसी सदस्य को लेके आ सकते हैं। उसके बाद आती है हम इसको शुरुआत कैसे करें। तो जैसे ही बैठक प्रारंभ हुई, तो बैठक प्रारंभ करने से पूर्व प्रधानमंत्री ने जितने भी सदस्य थे उनका स्वागत किया और पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे इसी टॉपिक से संबंधित, कौन सा, खेल प्रतियोगिता से संबंधित, उसकी बातचीत की। जब सामान्य बातें हो गई उसके बाद सचिव यानी कि प्रधानाचार्य के द्वारा बैठक में ये बताया गया कि विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव का समर्थन जो था वो सभी सदस्यों ने किया। अध्यक्ष महोदय इन्होंने सुझाव दिया कि 15 नवंबर 2021 को, ठीक है, 15 नवंबर या फिर 20 नवंबर 2021 को खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के सुझाव का सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। काफी विचार विमर्श के उपरांत, देखिए 15 नवंबर कह लीजिए या फिर 20 नवंबर, कोई एक डेट आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। काफी विचार विमर्श के बाद जो प्रतियोगिता थी इसके सफल आयोजन हेतु कई समितियां, अब कोई प्रतियोगिता हो रही है तो कई समितियां तो बनेगी, सिंपल सी बात है। तो कौन कौन सी समितियां बनेगी, खेल के लिए चयन समिति, निर्णायक मंडल समिति, पुरस्कार समिति और जलपान समिति। यानी कि सबसे पहले तो कौन कौन से खेल खेले जाएंगे, उसके कौन कौन से लोग बच्चे जो है वो इसमें भाग लेंगे, उसके लिए एक समिति। निर्णायक समिति यानी कि जो निर्णय लेगा कौन जीता है कौन हारा है, इसकी समिति होनी चाहिए। पुरस्कार देने के लिए एक अलग समिति होगी, जो अतिथि आएंगे उनके जलपान के लिए एक अलग समिति होनी चाहिए। आप फिर नीचे लिखेंगे, उपयुक्त समितियां अपने से संबंधित गतिविधियों के सफल संचालन हेतु साप्ताहिक बैठक करेंगी। सचिव पूरे कार्यकाल की रिपोर्ट तैयार करेंगे। बैठक के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया गया, एक दूसरे को धन्यवाद बोला। अब जितने सदस्य थे, मैंने यहाँ पे 5 के नाम लिख दिए हैं, बेसिकली वैसे 7 सदस्य थे, तो आपको क्या करना है, 7 सदस्य के यहाँ पे हस्ताक्षर लिख के और उनके नाम लिखने हैं। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, जो कि आपका 3 मार्क्स था, 3 मार्क्स का पार्ट है, ठीक है, ये का पार्ट है हमारा, ये कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं खा पार्ट की। तो खा में देखिए अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित प्रश्न है आपके, और ये आपका जो पिछला वाला सैंपल पेपर है उसी से सेम आया है। परिपत्र या सर्कुलर किसे कहते हैं, तो परिपत्र देखो क्या होता है, वे सूचनाएं एवं आदेश जो सभी अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों, इनके संबंध में होते हैं, वे परिपत्र के माध्यम से भेजे जाते हैं। जिन पत्रों के द्वारा सूचनाएं और आदेश प्रसारित किए जाते हैं उन्हें परिपत्र कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि ऐसी सूचनाएं व आदेश जो एक अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को भेजता है उसे हम परिपत्र कहते हैं। परिपत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें संबोधन नहीं होता, क्यों, क्योंकि बड़े अधिकारी से नीचे के अधिकारी को भेजा जाता है। परिपत्र हमेशा उच्च कार्यालय के द्वारा अधीनस्थ को भेजा जाता है। एक परिपत्र में जो भी एक परिपत्र भेजा जाता है उसमें एक ही विषय होता है, इसकी भाषा आदेशात्मक होती है। किसी बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी को भेजा जाए तो आदेश दिया जा रहा होगा, और ये औपचारिक शैली में, यानी कि जो एक ऑफिशियल शैली होती है उस शैली में इसको लिखा जाता है। फिर आ जाती है
अनुषांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? तो आओ भाई देखें अनुषांगिक टिप्पणी होती क्या है। तो देखो अनुषांगिक टिप्पणी का सहायक, आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है, इसे अनुषांगिक टिप्पणी कहते हैं और एक क्रिया अनुषांगिक टिप्पण कहलाती है। यानी कि देखिए क्या होता है कि सहायक हो या फिर आरंभिक हो या फिर कोई मुख्य टिप्पणी हो, जब किसी विषय से संबंधित उस विषय के जो मान लीजिए पर्यावरण है, पर्यावरण से संबंधित जो अधिकारी है उसके पास एक टिप्पणी भेजी गई इससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, वो क्या करेगा, उसे पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उसका जो रिवर्स है यानी कि उसका जो आंसर जो है वो लिखेगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, मंतव्य हो जाएगा। तो उसी को जब ये पढ़ते हैं लिखते हैं तो इसी प्रक्रिया को अनुषांगिक टिप्पण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 मार्क्स का था आपका ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके 2 मार्क्स के 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रतिवेदन किसे कहते हैं तथा एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 4 बातों का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं भाई प्रतिवेदन होता क्या है। तो देखो एक सेकेंड, मैं एक ही बार में लेके आऊं। हाँ, दिख रहा होगा आप सभी को, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे गैप है। चलिए सबसे पहले समझिए प्रतिवेदन क्या है। तो प्रतिवेदन शब्द प्रति, उपसर्ग और विद धातु के योग से बना है। इसका अर्थ है सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। इस प्रकार प्रतिवेदन से अभिप्राय अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा है। नहीं समझे, इसे समझिए। प्रतिवेदन जो है वो किसी भी घटना, कार्य योजना इत्यादि अनुभवी और तथ्यों से परिपूर्ण विवरण होता है जो कि लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कार्य जो है वो विशेष की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही साथ जो आंकड़े हैं उनके माध्यम से निष्कर्ष, सुझाव और संतुष्टियां भी प्रदान की जाती है। अब कुछ इसके ध्यान रखने योग्य बातें, कौन कौन सी बातें हैं, एक अच्छे प्रतिवेदन के लिए कौन कौन सी बातें। सबसे पहला, प्रतिवेदन में किसी भी प्रकरण, घटना, कार्य योजना का प्रसंग प्रमुख बातें लिखी जाती है। यानी कि प्रतिवेदन में कोई प्रकरण हो, घटना हो या कार्य योजना हो, उसकी सिर्फ और सिर्फ जो प्रमुख बातें होती हैं वही लिखी जाती है। प्रतिवेदन में बातें जो है वो बढ़ा चढ़ा के या फिर विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में और क्रम के अनुसार लिखी जाती है। प्रतिवेदन में सच्ची बातों का विवरण होता है, अर्थात यही कारण है कि इस प्रतिवेदन में कल्पना, पक्षपात और भावना ये नहीं देखने को मिलती। ठीक है, प्रतिवेदन की भाषा जो है वो साहित्य संबंधी, यानी कि प्रतिवेदन की भाषा साहित्य या फिर कठिन नहीं होती बल्कि सरल और दिलचस्प होती ताकि जो पढ़ने वाले व्यक्ति वो पढ़ सके। प्रतिवेदन जो है वो प्रकरण, घटना, विषय की साफ साफ और जीवित तस्वीर सुनने या फिर पढ़ने पर बल देती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या केस में आप इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चों इसमें कि पटकथा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी बातें होंगी। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं। दूसरा, प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख करना चाहिए। जैसे कि राम है तो राम का हम घटना स्थल क्या देने वाले हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि फिर है श्याम, और श्याम का हम घटना स्थल क्या देने वाले हैं, इसको आप लिखेंगे। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का, यानी कि अब ये जो घटनाएं होने वाली हैं इसका समय किसी का 7 बजे है, किसी का 7:30 है, किसी का 8 है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, प्रत्येक दृश्य के साथ सूचना देनी भी आवश्यक है कि वह घटना खुली अथवा बंद स्थान में होगी। यानी कि कोई संवाद होना है, कोई लड़ाई होनी है, कोई खान पान का व्यवस्था होनी है, ये कहाँ पे होगा, खुले स्थान पे होगा या फिर बंद स्थान पे होगा। पात्रों की जो गतिविधि हैं उनको सांकेतिक रूप से दृश्य के प्रारंभ में दी जानी चाहिए। यानी कि जो पात्र हैं उनको किस तरह से अपना पात्र निभाना है उसके लिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर सकता है, अपने जो कार्य करने वाले हैं उन्हें आदेश दे सकता है कि हाँ आपको इस तरह से कार्य करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं बच्चों हमारे जो सेक्शन बी है, यानी कि खंड ख है आपका, ये है पाठ्य पुस्तक से संबंधित और ये 23 मार्क्स का आने वाला है, टोटल 23 मार्क्स का। तो 17 + 23 = 40। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके 3 मार्क्स के 3 प्रश्न है, लेकिन आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो पहला है, वैसे हम सौजन्य करीब हैं क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। इससे जो कवि धूमिल हैं इनका क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या सौजन्य करीब नहीं होते?
तो इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से। कवि ने यह बात बहुत सोच समझकर बोली है। गरीबी यदि रिश्तों में खिंचाव पैदा कर देती है, यानी कि गरीबी जो है उसकी वजह से रिश्तों में खिंचाव यदि उत्पन्न होता है, तो अमीरी रिश्तों के मध्य क्या कर देती है, दरार बना देती है। जो लोग अधिक, कई बार जो लोग हैं वो अधिक धन के कारण मनुष्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लालच तथा समय की जो कमी है वो रिश्तों में खटास भर देती है और धन कमाने की चाहत लोगों में परिवार को भुला देती है तथा जो दूसरे हैं उस धन पर कब्जा जमाने के लिए भी परेशान रहते हैं, अतः रिश्तों की आत्मीयता समाप्त हो जाती है। कवि का परिवार जो है वो 5 सदस्यों का है और सभी एक दूसरे से खिंचे अवश्य हैं, यानी कि एक दूसरे से रूठे हुए अवश्य हैं, क्योंकि गरीबी है तो गरीबी में एक दूसरे से बात भी नहीं करते ज्यादा, लेकिन उनमें आत्मीयता भरी पड़ी है, वे अलग नहीं, यानी कि उनमें जो है वो एक दूसरे की आंखें देखकर ही वो उनके अंदर क्या चल रहा है उसके हाव भाव को समझ जाते हैं, वे एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया किस तरह से है ये। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, कालिदास के मेघदूत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कालिदास का मेघदूत क्या था, देखिए कालिदास के मेघदूत की बात करते हैं। मेघदूत संस्कृति के प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार कालिदास के द्वारा रचित है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें मेघ ने दूत का कार्य किया होगा, तो यह एक प्रेम की कहानी है। इसमें जो धनपति थे, धनपति कुबेर, इनके द्वारा एक यक्ष को एक वर्ष के लिए अपनी नगरी जो थी अलकापुरी उससे निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था, क्योंकि यक्ष जो था वो दक्षिण दिशा में स्थित रामगिरी में बने आश्रम में रहने लगता था। वह किसी भी प्रकार 8 महीने व्यतीत कर लेता, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो वो अपनी पत्नी यक्षिणी के विरह में व्याकुल हो उठता है। तो धनपति कुबेर ने यक्ष को क्यों निकाला था, क्योंकि वो उसकी पत्नी, उसकी बेटी यक्षिणी से प्रेम करता था। ठीक है, ऐसे में वह अपनी पत्नी के पास अपना संदेश पहुंचाना चाहता था, तो वह मेघ से ये प्रार्थना करता है, उससे विभिन्न स्थानों की जानकारी देता है जहां से गुजर कर वह निश्चित स्थान पर पहुंच सके और उसकी प्रियतमा से उसका संदेश पहुंचा सके। इसीलिए जो कालिदास है, मतलब जो कालिदास का मेघदूत है, उसका वर्णन आप इस तरह से कर देंगे। सिंपल सा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है जाग तुझको दूर जाना, स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पे कविता की जो मूल संवेदना है उसको लिखिए। तो देखते हैं भाई मूल संवेदना क्या है। तो आंसर लिखेंगे, सबसे पहले तो वही लिख देंगे कि जाग तुझको दूर जाना, यानी जाग तुझको दूर जाना। गीता की गीत जो है उसकी रचना तब की गई थी जब भारत में स्वतंत्रता की लहर उठनी आरंभ हुई थी। तो देखो देशवासी जो थे वो आजादी तो चाहते थे, परंतु वो आजादी की इस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में डर रहे थे। क्यों? क्योंकि वे स्वार्थवश, आलस्यवश चुप थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए ऐसे जागरण गीतों को महादेवी वर्मा जी ने रचाया था। महादेवी जी ने ऐसे ही गीत की रचना की। यह गीत जो था वो सोए हुए भारतीयों को जगा देता था, उनके अंदर जो देश प्रेम था, देशभक्ति की भावना थी, उसको जगा देता था। महादेवी जो थी वो भारतीय वासियों को जगाकर उनको चलने के लिए प्रेरित करती थी। वह यह भी बताती हैं कि इस पर चलते हुए उसे जो व्यक्ति हैं उन्हें बहुत प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। तुम्हें सभी तरह के जो बंधन है उनसे मुक्त होकर बस आगे बढ़ते जाना है और अपना जो लक्ष्य है उसे पा लेना है। इसकी कविता की जो मूल संवेदना है वो है आजादी प्राप्त करना और आजादी के पथ पर चलते हुए निडरता पूर्वक आगे बढ़ते जाना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आपका ये तीसरा भी क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। 6 में आपके 2 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के हैं, लेकिन आपको एक करना है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण थे। तो कस्तूरी मृग जो था उसकी नाभि के अंदर जो है वो कस्तूरी होता है, कस्तूरी से खुशबू उठती है और कस्तूरी मृग जो है वो पूरा जीवन उस कस्तूरी गंध के पीछे ही भागता रहता है। उसे इस सत्य का भान नहीं होता है, सत्य का ज्ञान नहीं होता है कि वो जो खुशबू है, वो जो गंध है उसकी नाभि में से ही आ रही है, नाभि में व्याप्त जो कस्तूरी है उससे ही आ रही है। जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, वो खुशबू फिर भी आ रही होती है, उसे कस्तूरी मृग को वो खुशबू का राज नहीं पता चलता है, तो वह खुद पर ही चिढ़ जाता है। वह अपनी असमर्थता के कारण खुद पर ही चिढ़ने लगता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, महादेवी वर्मा जी ने आंसू के लिए उजले, ठीक है, आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों किया है।
तो देखो भाई, आंसू जो है वो पवित्रता का प्रतीक होता है, इनमें छल कपट नहीं होता है, ये तो पवित्र अथवा निर्मल भावना का प्रतीक है। सभी की कल्पनाओं में चूंकि सत्य पलता है अतः ये निराधार नहीं होते हैं, तो इसीलिए महादेवी वर्मा जी ने आंसू के लिए उजले विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से आपको कोई एक प्रश्न का उत्तर देना था। अब आ जाते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो भाई, ये गूंगे कहानी से लिया गया है, तो लिखेंगे लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर, यानी कि मान लीजिए जो गूंगा है उसके प्रति या फिर जो बोल नहीं सकता ऐसे बंदों के प्रति जो लोग है अन्याय देखकर मनुष्य में करुणा की भावना तो जग जाती है, लेकिन वो कई कारणों की वजह से उस करुणा के भाव को व्यक्त नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या, ये कारण है जैसे स्वयं को जिम्मेदारी से बचाने की प्रवृत्ति कि अगर मैं इसे बचाता हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी आ जाएगी। कृत्रिम सुखों को खोने का भय, यानी कि जो मेरे सुख है वो खो जाएंगे। स्वयं जो है वो किसी विपत्ति में ना फंस जाए, इसका एक डर बना रहता है। तो इसी वजह से उसकी जो करुणा है वो कर्म रूप में यानी कि कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। उसकी करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है, वह अपने में साहस नहीं पाता है और उस भावना को साकार कर सके, जैसे कि चमेली के पति के बारे में कहा गया था। ठीक है, कहानी में चमेली के पति के बारे में कहा गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड है, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले एक और एक मिलकर 11 हो गए, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए लिखेंगे इस तरह से कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले एक और मिलकर 11 हो गए। कैसे? ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने आपस में मिलकर पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा का जो मिशन था उसको पूरा किया। तो स्त्री शिक्षा का मिशन पूरा किया मिलकर। वे मिलकर किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करते थे, यानी कि स्त्री शिक्षा, लोग झुग्गी झोपड़ी में जाकर उन्होंने कहा कि अपने बच्चियों को भेजें। ठीक है, लोग जो थे वो उनके काम में कई प्रकार की बाधाएं डालते थे, उन पर लांछन लगाते थे, पर वे लगातार कई वर्षों तक एकजुट होकर काम करते रहे। उन दोनों के मिलकर काम करने से सामाजिक परिवर्तन की राह और आसान हो गई थी। साथ ही साथ इन दोनों ने स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री समानता, स्त्री शिक्षा, इन सभी को ये अधिकार जो थे उनकी ये बात करते हैं, समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। यदि शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन हो जाए तो समाज में जो उच्च वर्ग है, ब्राह्मणवादी सोच जो है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये एक तरह से खत्म भी हो सकता है। अतः यह शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी। उन्हें अपने मिशन में सफलता मिलती जा रही थी, इसीलिए दोनों के संयुक्त प्रयास जो थे वो एक और एक मिलकर कितने हो गए? 11 हो गए। तो आप इसे इस तरह से इजीली समझ पाएंगे। तो आपका ये हो गया यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन है, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है, इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो वो कौन कौन सी समस्या है उसे हम समझेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहली समस्या तो ये है कि समाज में जाति भेद अभी तक कायम है, यानी कि समाज में ऊंची जाति निम्न जाति ये जो भेद है अभी भी वर्तमान में कायम है। वर्तमान में भी मजदूर वर्ग जो है उसका शोषण हो रहा है और वो इस शोषण के लिए मजबूर भी हैं। वे सभी एक नरकीय है, वे सभी जो है वे एक नरक जैसा जीवन जिसमें ना तो जिंदगी है ना तो मौत है, ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां पर सुविधाओं का भी अभाव है। समाज में जो स्त्रियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, वे दोहरे शोषण का शिकार हैं। स्त्रियों के लिए सम्मानजनक दृष्टिकोण का अभाव है। समाज में शोषण को देखकर लोगों के अंदर चुप रहने की एक मानसिकता जो है वो व्याप्त है। उपरोक्त समस्याओं के प्रति जो लेखक है उसका दृष्टिकोण मानव और सुकिया के माध्यम से प्रकट होता है। दोनों ही जो थे वो अपना जीवन है उसको स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते थे, परंतु शोषणकारी वर्ग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। वे शोषण के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करते बल्कि कष्टपूर्ण जीवन झेलने के लिए कहीं और चल देते हैं। वे खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी क्वेश्चन।
तो 7 कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है, कोई आपको एक करना है। खाना बदोश पाठ में जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? तो कैसा बीता? जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन जो था वो डर यानी कि भय तथा दहशत में बीता। जब पिटाई हुई तो इस घटना से जो मजदूर थे वो काफी डर गए थे और वे इस डर में जी रहे थे कि ना जाने कब सूबे सिंह वापस आएगा। जिस तरह से उसने जसदेव की पिटाई की है वैसे ही फिर से किसी और की मार पिटाई का दौर ना चल पड़े। जैसे ही शाम होती है भट्टी पर सन्नाटा छा जाता है। सब अपने अपने खोल में सिमट गए, सब अपने अपने छोटे छोटे जो घर होते झोपड़ियां वगैरह उनमें चले गए। बूढ़ा बिलासी शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है सेकंड। गूंगे में ममता है, अनुभूति है, मनुष्यता है। यानी कि मनुष्यता भी है, अनुभूति है, ममता भी है। ये आप कैसे कह सकते हैं या फिर वाक्य की विवेचना कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन होगा, आंसर लिखेंगे। गूंगे में ममता है जिसकी वजह से वह चमेली से प्यार करता है और उस पर गुस्सा तो करता है लेकिन उसका मतलब उससे गुस्सा जरूर करता है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करता है। ठीक है, तो प्रेम प्यार कैसे हुआ है समझ में आ गया। उसके बाद है प्यार यानी कि कह सकते हैं ममता। सेकंड है अनुभूति। अनुभूति का मतलब क्या है? वह सब समझता है, यानी कि जो गूंगा है वो सब समझता है, सब जानता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वह किसी को सुन नहीं सकता है लेकिन मनुष्य की जो व्यवहारिक चेष्टा है, जो हाव भाव है उसे समझ लेता है और वो उनके भावों को पढ़ सकता है। तो यानी कि वो जो है अनुभूति उसके अंदर है। फिर बात आती है मनुष्यता की। तो इसी वजह से जो चमेली के पुत्र हैं, मनुष्यता उसके अंदर इस तरह से देखी जा सकती है कि चमेली का पुत्र बसंता जो है वो उसे नहीं मारता। यानी कि गूंगा जो है चमेली की पुत्र जो बसंता है वो गलती करता है तो गूंगा उसे मारने के लिए जाता है लेकिन वो कुछ सोच के रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतरात्मा में मनुष्यता अभी भी जिंदा थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं नीचे। तो एक मिनट पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखा देते हैं। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दो प्रश्न, एक प्रश्न का है और एक प्रश्न खा है। तो प्रश्न का में देखिए आपको क्या कहता है, किसी एक प्रश्न का, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, नाना के घर में किन किन बातों का निषेध था? शरद को उन निषेध कार्यों को करने क्यों लोकप्रिय था? ठीक है, तो शरद के नाना बहुत ही सख्त थे। उनका मानना था कि बच्चों का कार्य सिर्फ पढ़ना होना चाहिए, अतः उन्होंने बच्चों को बहुत सी बातें करने से साफ मना कर दिया था, जैसे कि तालाब में नहाना, पशु पक्षियों को पालना, बाहर जाकर खेलना, उपवन लगाना, घूमना, पतंग उड़ाना, लट्टू नचाना, गिल्ली डंडा, गोली इत्यादि खेलना, ये सभी मना किया था। शरद को ये कार्य करने प्रिय लगते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से ही अपने पिता के, यहाँ पे देखिए मैंने आंसर तो लिखा नहीं है कि एक मार्क्स का है तो आप इतना ही लिख देंगे बहुत है। ठीक है, जो शरद था वो अपने पिता की तरह ही खानाबदोशी था, कभी भी हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता था। तो इसी वजह से जो नाना के घर में जो बातें निषेध थी वो उसको करना अच्छा लगता था। उसके बाद लेखक जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में कहां पर उद्घटित होता है? इस आत्मकथा में से यहाँ पे मतलब क्या है, जो मकबूल फिदा हुसैन की कहानी है उससे संबंधित है। तो लिखेंगे इसका आंसर इस तरह से कि लेखक जब बोर्डिंग में पढ़ रहा होता, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा होता, तो चित्रकला की उसकी क्लास चल रही होती है। उसकी यह कला उभर कर चित्रकला की कक्षा में ही आती है। एक दिन चित्रकला की जो कक्षा है उसमें मास्टर जी जो थे वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर एक चिड़िया का चित्र बनाकर देते हैं। वे कहते हैं कि सभी बच्चे अपनी स्लेट में उसे बनाएंगे। केवल और केवल पूरी क्लास में जितने भी बच्चे थे उसमें से मात्र लेखक ही एक ऐसा बच्चा था जिसने चिड़िया के प्रतिलिपि अपने स्लेट पर हूबहू बना दी थी। पूरी कक्षा में लेखक के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं था जिसने यह चित्र बनाया हो। इसके लिए उसे 10 में से 10 अंक मिलते हैं। तब अध्यापक को यह एहसास हो जाता है कि इस बच्चे के अंदर, मकबूल फिदा हुसैन के अंदर एक एक कलाकार जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का आपका ये प्रश्न था, बहुत ही छोटा सा। अब बात करते हैं जो आपकी अंतराल किताब है उसके इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 3 मार्क्स के आपके 3 प्रश्न है लेकिन आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो लिखेंगे सबसे पहला है खा है हमारा, ये 3 में से 2 के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, शरद और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले समानताएं हम देखते हैं।
तो देखो भाई, सबसे पहले हम समानता देखते हैं। पहली समानता क्या है? शरत जो था वो अपने पिता के समान साहित्य पढ़ने का आदी था, साहित्य लिखने का भी शौकीन था। उसके पिता जो थे, उसके पिता के, शरत के पिता के जो एक पुस्तकालय जो था, जो लाइब्रेरी था, शरत ने अपने पिता की पुस्तकालय की सभी किताबें पढ़ ली थी। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं इधर। तो नीचे शरत के जो पिता थे उनका स्वभाव स्वतंत्र व्यक्ति था और शरत भी ऐसा ही था। उसे कोई भी बंधन में बंधकर रहना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, कहानी में जब नाना के हजार जो बंधन थे वो उसे नहीं रोक पाते हैं और वो अपना जीवन अच्छे से स्वतंत्र पूर्वक जीता रहता है। शरत तथा उसके पिता सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए ना तो कोई छोटा था ना तो कोई बड़ा होता था। वह पिता के समान यायावर प्रकृति यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने वाला व्यक्ति था। एक स्थान पर उसके लिए टिकना संभव नहीं था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि शरत और उसके पिता मोतीलाल नेहरू के बीच, सॉरी नेहरू जी मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल अभी मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी किताब भी पढ़ रहा था मोतीलाल नेहरू जी के बारे में, तो वही चीज मैंने आपको बता दी। सेकंड क्वेश्चन है, दुकान पर बैठे बैठे मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है? तो देखते हैं भाई ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं। तो देखो यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला है कि मकबूल जो था उसे दुकान पे काम करने के लिए बैठाया जाता था, लेकिन उसका मन जो था उसका काम पे नहीं लगता था। एक पॉइंट ये लिखना। हालांकि देखिए आपको पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है पैराग्राफ में। ठीक है, वह गल्ले का यानी कि जो पैसा होता था उसका मुंह जवानी हिसाब याद रखता था। वह अपने आसपास के व्याप्त जो जीवन था, आसपास जो भी हो रहा है उसका एक स्केच उभार लेता था। इस तरह वह अपने आसपास से आने जाने वाले, उठने बैठने वाले लोगों का स्केच बनाता था। जैसे कि घूंघट ओढ़े हुए मेहतरानी, पैंच वाली पगड़ी पहने तथा गेहूं की बोरी उठाने वाला मजदूर, सजदे की निशान, दाढ़ी से युक्त पठान, बकरी के बच्चे का स्केच, ये सभी बनाया करता था। उसने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था सिंघड़। तो सिंहगढ़ फिल्म को देखकर उसने अपनी सभी किताबें बेच दी और उन किताबों को बेचकर वो ऑयल पेंटिंग करने का उसने ठान लिया था। इसी फिल्म ने उसे ऑयल पेंटिंग के लिए प्रेरित किया और उसने अपनी सबसे पहली जो ऑयल पेंटिंग थी वो भी उसी दुकान पर बैठकर बनाई थी जिस पर वो काम करता था। ठीक है, तो सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड क्वेश्चन है कि उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो देखते हैं भाई। देखो एक सेकंड, इसको मैं एक ही बार में कंप्लीट दिखाऊंगा आपको। हाँ देखो, शरत चंद्र जो था वो बचपन में उन्हें साहित्य दुखदाई लगता था। क्यों? क्योंकि विद्यालय में उन्हें सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव सद्गुण, प्रकांड, व्याकरण, ऐसी जो साहित्यिक रचनाएं थी वो पढ़नी पड़ती थी। शरत चंद्र को ये सभी साहित्यिक रचनाएं पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। जो पंडित जी थे वो उसकी रोज परीक्षा लिया करते थे और उत्तर ना देने पर उसे मारा भी करते थे। अतः वह अपने बचपन में साहित्य को दुखदाई इसीलिए मानता था। इसी वजह से शरत चंद्र जो था वो ये कहता है कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा साहित्य का और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। अब हमारे विचार से साहित्य के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, साहित्य जो है वो मनुष्य के मनोरंजन का एक बहुत उत्तम साधन है और इसको पढ़ने से व्यक्ति का समय जो है वो अच्छे से और जल्दी व्यतीत भी हो जाता है। यदि मनुष्य जो है वो अच्छा साहित्य पढ़ेगा तो मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ेगा, उसकी सोच को नई दिशा मिलेगी। साहित्य जो है यह इतिहास संबंधी बहुत से तथ्य इसके अंतर्गत विद्यमान है। साहित्य के माध्यम से हम इतिहास की एक सही जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य पढ़ने से समाज में व्याप्त जो मान्यताएं हैं, ठीक है, जो विषमताएं हैं, जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, इन सभी को हम इजीली तरीके से जान सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे इसके अंतर्गत लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, और आपका जो सैंपल पेपर था वो कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, 9 का फर्स्ट ये रहा आपका। और इस तरह से हमारा सैंपल पेपर खत्म हो गया है। सभी क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक बार मैं जो खंड 6 है आपका आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी सैंपल पेपर के बारे में पता चल सके। हम मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे भी कहिएगा आगे जरूर शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक ये PDF ये जो वीडियो है वो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो बच्चों मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।